बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आने वाली कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन के बारे में। नॉर्मली इस टॉपिक से रिलेटेड जो एम्बिग्विटीज देखने में आती हैं वो ये होती हैं कि अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही होती कि कौन कौन से जो वर्कर्स हैं वो इसके अंडर एलिजिबिलिटी फॉल कर रहे हैं, किस अमाउंट में या किस मिनिमम अमाउंट में एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर्स को इस प्रोविजन के अगेंस्ट अदायगी करनी होती है, ये अमाउंट कहाँ से जनरेट होती है, आइदर एम्प्लॉयर अपने पास से पे कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जरूरी है वगैरह। इस किस्म की कई ऐसी कंफ्यूजन मेरी नज़र से कई बार गुजर चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, इनको बेहतर तरीके से जस्टिफाई किया जा सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की जो प्रोविजन है वो हमें मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। अब बिफोर 18th अमेंडमेंट तो पूरे पाकिस्तान में स्टैंडिंग ऑर्डर का एक ही कानून एप्लीकेबल था, जो कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 के नाम से जाना जाता है। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट जबकि लेबर कवानीन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, सिंध ने और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबे में इस कानून को अमेंड कर लिया है। अभी सिंध में द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 एप्लीकेबल है और खैबर पख्तूनख्वा में द खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में जो 68 वाले स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो ही आफ्टर फ्यू अमेंडमेंट्स स्टिल इम्प्लीमेंटेड है। इस पूरी वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो ओवरऑल पाकिस्तान में स्टैंडिंग ऑर्डर के जो ये 3 कवानीन एप्लीकेबल हैं इनके मुताबिक करेंगे। नॉर्मली स्टैंडिंग ऑर्डर्स के स्कोप में तमाम तरह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं या आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके ऊपर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसको आप मीट करेंगे तो आप पे ये कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन अप्लाई होती है। ये चीज़ मैं फर्दर आपको एक टेबल की मदद से जस्टिफाई कर देती हूँ कि आपके स्पेसिफिक एरिया में आपके स्पेसिफिक लॉ में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ वर्कफोर्स आपके पास होना जरूरी है, देन आप पे कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन अप्लाई होगी। मजीद आपके स्पेसिफिक लॉ में कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस किस स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर जस्टिफाइड है, ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब अगर आप पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से हैं तो आपके इस्टेब्लिशमेंट में, अगर आप इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मिनिमम भी 49 वर्कर्स काम कर रहे हों, या अगर आप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम 20 लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों। तो ऐसे में आपके ऊपर जो ये कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविज़न है, जो बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर 10B के अंडर डिफाइंड है, ये आपके ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट, सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के मुताबिक अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं या आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं, इन बोथ केसेस आपके पास मिनिमम 20 लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों तो आपके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 12 जिसके अंदर प्रोविज़न है कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की, ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके पास मिनिमम 20 वर्कर्स काम कर रहे हों, और अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो कम से कम 10 वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों। ऐसे में स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 13 जो कि कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बताता है, ये आपके ऊपर अप्लाई होता है। कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की जो प्रोविजन हमें लॉ में मिलती है, इस प्रोविजन के अगेंस्ट एम्प्लॉयर अपने पास मौजूद तमाम तर परमानेंट वर्कर्स को अगेंस्ट एनी नेचुरल डेथ और नेचुरल डिसेबिलिटी की सूरत में इंश्योर करवाने के पाबंद हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस प्रोविजन के अंडर एम्प्लॉयर अपने पास मौजूद तमाम तर परमानेंट वर्कर्स की लाइफ को अगेंस्ट एनी नेचुरल डेथ और नेचुरल डिसेबिलिटी की सूरत में इंश्योर करवाने के पाबंद हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं जस्ट परमानेंट वर्कर की, तो व्हाट अबाउट अदर कैटेगरीज ऑफ वर्कर। मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि यस, कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की जो प्रोविजन है वो तो जस्ट कवर करती है परमानेंट वर्कर्स को, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अदर कैटेगरीज ऑफ वर्कर जो कि हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मिलती हैं उनको लॉ ने अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि तमाम तर वर्कर्स जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर डिफाइंड हैं, आइदर वो एक परमानेंट वर्कर है,
प्रोबेशनर है, टेम्पररी है, बदली वर्कर है, अप्रेंटिस है या वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, किसी भी कैटेगरी से में वो फॉल कर रहा है, ऐसे तमाम तर वर्कर्स अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है वर्क प्लेस पे, जिसके नतीजे में वर्कर को कोई इंजरी हो जाती है या वर्कर की डेथ हो जाती है या वर्कर को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, आइदर वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो या टेम्पररी हो, आइदर कंप्लीट डिसेबिलिटी हो या पार्शियल हो, ऐसे तमाम तर जो कॉज हैं वो कवर होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर। इसमें मैं एक पॉइंट मजीद ऐड करूंगी कि इन केस वर्कर को कोई नेचुरल इलनेस हो जाती है या कोई एक्सीडेंटल इलनेस हो जाती है एट वर्क प्लेस, तो ऐसे में वर्कर अपना जो मुफ्त इलाज मुआवजा है वो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली जो कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन है, इस प्रोविजन के अंदर एक परमानेंट वर्कर की लाइफ को कम्प्लीटली सिक्योर किया जा रहा है। इसका जो एक स्कोप है वो ब्रॉडर है कि वैसे तो परमानेंट वर्कर्स भी जो हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर तमाम तर कॉजेज में एट वर्क प्लेस तमाम तर कॉजेज में कवर होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर उनको कोई नेचुरल इलनेस हो जाती है, नेचुरल डिसेबिलिटी हो जाती है या नेचुरल डेथ हो जाती है, तो वो जो कॉज है वो कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन के अंडर कवर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस प्रोविजन के अंदर एम्प्लॉयर ने मिनिमम कितनी अमाउंट अपने वर्कर्स को अदा करनी होती है। ये चीज भी बेसिकली कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर ही डिफाइन है, जिसमें इसको रेफर किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की तरफ कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के शेड्यूल 4 में जो अमाउंट हमें मिलती है, मिनिमम वो अमाउंट एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर्स को कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन के अगेंस्ट अदा करनी होती है। अब अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो इससे ज्यादा अमाउंट भी वर्कर्स को दे सकता है, लेकिन क्योंकि लॉ जो है वो हमेशा सेट करता है मिनिमम क्राइटेरिया। अब लॉ ने अगर कह दिया कि शेड्यूल 4 में जो अमाउंट दी गई है तो उस अमाउंट से कम अदायगी एम्प्लॉयर हरगिज अपने वर्कर को नहीं कर सकता, लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उससे ज्यादा अदायगी की जा सकती है। ये चीज मैं फर्दर एक टेबल की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस वक्त आपके स्पेसिफिक एरिया में, आपके स्पेसिफिक प्रोविंस में मिनिमम कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की क्या अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर्स ने अपने वर्कर्स को अदा करनी होती है। अब पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 4 के मुताबिक जो कंपनसेशन अमाउंट है वो आजकल 5 लाख रुपए है। सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 के शेड्यूल 4 के मुताबिक जो आजकल कंपनसेशन अमाउंट है वो भी 5 लाख रुपए है। मजीद खैबर पख्तूनख्वा वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2013 के शेड्यूल 4 के मुताबिक फ़िलहाल कंपनसेशन अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपए है। वेल ये अमाउंट्स टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकती हैं, लेकिन अभी करंट टाइम में जो आपके स्पेसिफिक एरिया में कंपनसेशन अमाउंट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। अच्छा, ये जो कंपनसेशन की अमाउंट्स हैं ये हैं इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। अब अगर वर्कर को कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस सूरत में जो पेमेंट का तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में एप्लीकेबल कानून के मुताबिक अगर वर्कर को कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको उसकी वेज का, उसकी मंथली वेज की 100% अदायगी होती है टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इन दोनों में से जो भी काम पहले हो जाता है, लाइक अगर वर्कर डिसेबिलिटी से रिकवर कर जाता है या उसको ये अमाउंट रिसीव करते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, इसमें से जो भी काम पहले होगा देन उसको जो अमाउंट की अदायगी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 के मुताबिक इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबिलिटी वर्कर को उसकी मंथली वेज की हाफ अदायगी होती है टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विच एवर इज लेस। मजीद खैबर पख्तूनख्वा वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2013 के मुताबिक अगर वर्कर को कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको उसकी मंथली वेज की हाफ अदायगी होती है टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें से जो भी अगर वो डिसेबिलिटी से रिकवर कर जाता है या उसको ये अमाउंट लेते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो ये अमाउंट उसे मिलना स्टॉप हो जाती है।
मजीद इस पे एक केस ये है कि इन केस ऑफ क्रॉनिक लंग्स डिजीज़ लाइक फॉर एग्जांपल टीबी वगैरह की अगर किसी वर्कर को बीमारी है तो इस टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी के नतीजे में वर्कर को उसकी मंथली वेज की हाफ पोर्शन की अदायगी होती है टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 years। पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में इसकी अदायगी है ये बेसिकली टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ 5 year। इसमें से जो भी काम पहले हो जाता है लाइक वर्कर डिसेबिलिटी से रिकवर कर जाए या उसको ये अमाउंट लेते हुए 5 साल कंप्लीट हो जाए तो इसकी जो अदायगी है वो स्टॉप हो जाती है। सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 के शेड्यूल 4 के मुताबिक इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज वर्कर को उसकी मंथली वेज की हाफ पोर्शन की अदायगी होती है टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 year। मजीद खैबर पख्तूनख्वा वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2013 के शेड्यूल 4 के मुताबिक इन केस ऑफ क्रोनिक लंग्स डिजीज़ वर्कर को उसकी माहाना वेज का 1/3 पार्ट अदा किया जाता है टिल डिसेबिलिटी और फॉर ए पीरियड ऑफ 5 year। या तो वो डिसेबिलिटी से रिकवर कर जाएगा तो उसकी अदायगी स्टॉप हो जाएगी या उसको ये अमाउंट रिसीव करते हुए 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको इसकी अदायगी स्टॉप हो जाएगी। इसमें से जो भी काम पहले होगा इस पेमेंट इसको वर्कर को ये पेमेंट मिलना स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी, इन केस वर्कर को कोई टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी हो जाती है जिसके नतीजे में वो इदारे से लाइक कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस के अगेंस्ट ये अमाउंट रिसीव करता है, देन वो इस डिसेबिलिटी से रिकवर कर जाता है, टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी से अगेन जॉब ज्वाइन कर लेता है और आफ्टर सम टाइम उसकी ड्यू टू सम नेचुरल कॉज डेथ हो जाती है तो वर्कर को बिल्कुल इस अमाउंट की अदायगी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसने टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी के नतीजे में इस पेमेंट रिसीव की है एंड आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ये अमाउंट नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसको ये अमाउंट बिल्कुल मिलेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि आइदर ये चीज कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी कि वर्कर जो है वो किस कैटेगरी में किस डिसेबिलिटी की परसेंटेज में फॉल कर रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें बेसिकली मिलती है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर। उस शेड्यूल के अंदर हर तरह की डिसेबिलिटीज और उस डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट परसेंटेजेस डिफाइंड है, लेकिन स्टिल इसका जो डिसीजन है वो होता है सोशल सिक्योरिटी के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल बोर्ड के अंदर। बेसिकली जब वर्कर को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो इदारे के थ्रू उसका एक मेडिकल बोर्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है सोशल सिक्योरिटी के जरिए, और उस बोर्ड के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर वर्कर को किस लेवल की डिसेबिलिटी है, वो किस परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में फॉल कर रहा है, और डेफिनेटली उस डिसीजन पे ये चीज़ बेस करती है कि आइदर वर्कर को एक साथ ही लमसम अमाउंट पे की जाएगी इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी या उसको कोई पार्शियल डिसेबिलिटी है जिसकी सूरत में उसको मंथली अमाउंट की अदायगी होगी। फर्दर कुछ फ्यू पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस की प्रोविजन के अंडर वो अमाउंट अपनी पॉकेट से भी वर्कर को अदा कर सकता है, और अगर एम्प्लॉयर चाहे तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी इस अमाउंट की अदायगी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी इंश्योरेंस बाय कर सकता है। मकसद जस्ट अमाउंट की अदायगी है, आइदर वो एम्प्लॉयर अपने एंड से करे या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करे। लेकिन इन केस एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को रजिस्टर नहीं करवाता है इस प्रोविजन के अगेंस्ट और वर्कर के साथ कोई नेचुरल डिसेबिलिटी हो जाती है या नेचुरल किसी कॉज से वर्कर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में एम्प्लॉयर इस अमाउंट की अदायगी को अपनी पॉकेट से करने का पाबंद होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि इन केस वर्कर को कोई टेम्पररी डिसेबिलिटी हो जाती है जिसके नतीजे में उसको अदायगी, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है उस तरह से उसको अदायगी भी हो जाती है, देन वर्कर अगेन जॉब ज्वाइन करता है और देन उसको किसी नेचुरल कॉज से फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाती है तो इस सूरत में उसको अगेन इस इंश्योरेंस की अमाउंट की अदायगी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसको फर्स्ट टाइम हो गई है तो आफ्टर ज्वाइनिंग जॉब उसकी डेथ होती है तो देन उसको अदायगी नहीं होगी, उसको बिल्कुल अदायगी होगी।
एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अक्सर ये चीज देखने में आती है कि डेथ कंपनसेशन और डेथ ग्रांट को लोग मिक्स कर देते हैं। बेसिकली डेथ कंपनसेशन और डेथ ग्रांट ये दोनों दो अलग चीजें हैं। डेथ कंपनसेशन वो अमाउंट है जो कि कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस के अगेंस्ट एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को अदा करता है, और जो डेथ ग्रांट है ये वो अमाउंट होती है जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ वर्कर उसके लवाहिकीन को अदा करता है। अब एक चीज ये देखने में आती है कि अगर वर्कर वेलफेयर बोर्ड अपनी ग्रांट की अमाउंट इंक्रीज करता है तो क्या वो अमाउंट डेथ कंपनसेशन में भी अप्लाई होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वर्कर वेलफेयर बोर्ड अपनी डेथ ग्रांट की अमाउंट इंक्रीज करता है तो वो जो इंक्रीज है वो बेसिकली बोर्ड के डिसीजन के थ्रू होता है। बेसिकली वर्कर वेलफेयर फंड उसका नोटिफिकेशन रिलीज करता है और देन उनकी जो अमाउंट है वो रेस कर जाती है। लेकिन अगर डेथ कंपनसेशन की अमाउंट इंक्रीज होती है वो सिर्फ उसी सूरत में इंक्रीज हो सकती है अगर उसको जो स्पेसिफिक प्रोविंशियल असेंबली है उसको इंक्रीज करेगी। जब तक स्पेसिफिक लॉ में वो अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी तब तक डेथ कंपनसेशन की अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी। ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी, जितनी भी कंफ्यूजन थी, मैं उनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ नहीं आई है, कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।